तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक सेल के ऊपर है, कोशिका के ऊपर। तो कोशिका होती क्या है? कोशिका वो छोटी से छोटी जीवित इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकती है, या फिर कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि सभी जीव, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, या पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, सबके सब कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं। ठीक, तो चाहे सबसे छोटी कोशिका हमारी माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार 10 माइक्रोमीटर होता है, और सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का एग जंतुओं में, जिसका आकार लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होता है। और जो हमारे सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, यह भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। और लगभग मनुष्य के अंदर, जैसे हम जीव जंतु हैं, हम मनुष्यों के अंदर लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि कुछ का नाम इधर दे रखा है, जैसे कि जर्म सेल्स हैं, मसल सेल हैं, फैट सेल हैं, बोन सेल है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, एपिथेलियल सेल है, इम्यून सेल्स हैं, स्टेम सेल हैं। ये सारी की सारी क्या है? ये सेल हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो इनकी संख्याओं के आधार पर अगर कोई भी केवल एक कोशिका से मिलकर के बना है तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यूनिसेलुलर के अंदर सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, हमारे प्रोटिस्टा आते हैं, कुछ एल्गीज आती हैं, कुछ हमारे फंगस आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। अब कुछ फंगस यूनिसेलुलर, जैसे कि सैक्रोमाइसीस सेरोविसी है, ठीक है, एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और प्रोटिस्टा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना, बेसिलाई है, एस्पिरिला है। ये सारे के सारे क्या है? बैक्टीरिया। अब मल्टीसेलुलर बेजीव होते हैं, जिनके अंदर कई सारी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और कई कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि हम जीव जंतु हैं, सभी के सभी, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कीट मकोड़े हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो सेल की एक डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इस प्रकार है: द सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो इनके अंदर वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में होती हैं। एग्जाम्पल के लिए डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इस प्रकार होता है: एक कोशिका में किसी भी प्रकार का फूड पार्टिकल अंदर आता है, उसे लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्ट करने के बाद में जो एसेंशियल या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। यानी रेस्पिरेशन भी होता है इनके अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, सर्वाइवल, जीवित रहते हैं, मतलब अपनी रक्षा करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं अपना, इंक्रीज देयर नंबर बाई सेल डिवीज़न, खुद की संख्या सेल डिवीज़न के द्वारा बढ़ाते हैं। ठीक, अब इसके बाद में इनकी अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, कोशिकाओं का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं काइटोस और लोगस। काइटोस का मतलब होता है हॉलो वेसल्स और स्पेस, और लोगस का मतलब होता है स्टडीज, यानी अध्ययन। तो ये टर्म था, साइटोलॉजी जो टर्म था वो हमारे हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। हर्टविग नाम के वैज्ञानिक, हर्टविग 1893 में, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इन्हें रिप्रेजेंट किया था। अब पुस्तक कौन सी थी इनकी? सेल्स एंड टिश्यूज। इसके बाद में इन्होंने जो मतलब एक डेफिनेशन दी साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चरल, जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स। तो जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उनकी फिजियोलॉजी चेक की जाती है, उनके बायोकेमिकल्स देखे जाते हैं, उनकी बायोफिजिकल देखा जाता है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ का हम अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में आती है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी मतलब सेल को हम अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, तो इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप की खोज की थी सन 1590 ईस्वी में जैकेरियस जेनसन नाम के वैज्ञानिक ने, जो हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, उन्होंने इस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया।
अब इसके आविष्कार के बाद में कोशिका की खोज जो मानी जाती है वो रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क का पीस लिया, उसका अध्ययन किया, कॉर्क के पीस का अध्ययन किया। कॉर्क एक प्रकार का टिश्यू होता है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसका अध्ययन किया खुद के द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो उन्हें उसमें काफ़ी सारे खाली स्थान दिखाई दिए और ब्रैकेट्स दिखाई दिए, चैम्बर दिखाई दिए, जो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। तो उन्होंने उसका नाम जो दिखाई दिया उसका नाम सेल रख दिया। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जो सेलुला से बना है, और सेलुला का मतलब होता है हॉलो स्पेस, यानी खाली स्थान। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इसमें उन्होंने काफ़ी सारे चित्र भी बनाए और अपनी जो रिसर्च की वो सारी इसमें लिखी माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक में। तो जब इन्होंने कोशिका की खोज की तो उसके बाद में उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाने लगा। इन्होंने इस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी खुद के द्वारा बनाई गई थी, इसमें अध्ययन किया कॉर्क के पीस का, जिसमें इस प्रकार के उन्हें कुछ छिद्र दिखाई दिए, जिसे उन्होंने बाद में सेल नाम रख दिया। और सेल कहाँ का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है जो सेलुला से बना है। तो इसके अलावा सीपी स्वानसन है, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और ए.के. शर्मा हैं, उन्हें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो देखा था वो मृत कोशिका भित्ति थी, पूरी जीवित सेल नहीं थी, कोशिका नहीं थी। तो जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया या इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की सन 1674 ईस्वी में। इन्होंने खुद के द्वारा एक वो बनाई माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने एक कहानी प्रचलित है, इन्होंने जब सबसे पहले अपनी माइक्रोस्कोप बनाई तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा अपने दांतों का मेल लिया, उसे उस माइक्रोस्कोप के सामने लगा दिया, लेंस के सामने, और फिर उसमें देखा तो उन्हें हिलती हुई चीज़ें दिखाई दी। तो उसे इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूब, क्योंकि वो हिल रहा था तो एनिमल्स की तरह उसमें गति थी और एक फ्लूइड की तरह वो था, तो उसका नाम एनिमल क्यूल नाम रख दिया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने जो वास्तव में खोज की थी वह बैक्टीरिया थे, जो उनके दांतों में के मैल में जो हिल रहे थे वो सारे के सारे क्या थे? बैक्टीरिया थे, जिसके कारण इनका नाम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी है, यानी इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने बैक्टीरिया के अलावा स्पर्म, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स इत्यादि का अध्ययन किया खुद के द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप के द्वारा, और इन्होंने इन सब को कहा एनिमल क्यूल्स। तो इन्होंने जिस प्रकार की इनकी माइक्रोस्कोप थी ये चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है, और बैक्टीरिया जो इन्होंने देखे थे वो चित्र नंबर 2 में दिखाए गए हैं, और चित्र नंबर 3 में इन्होंने आरबीसी देखी, और चित्र नंबर 4 में इन्होंने प्रोटोजोआओं को देखा। अब इसके बाद में डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? लोवी एंड सिकेविट्ज के अनुसार 1963 में इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। सेल इज अ सेमी परमेबल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन अ नॉन लिविंग मीडियम। ये अपने आप को बना सकती हैं नॉन लिविंग मीडियम में। तो इस डेफिनेशन को ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने मान्यता दी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, वो थी वायरस इसके लिए बिल्कुल फिट नहीं थे, क्योंकि वायरस के अंदर ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जो किसी भी चीज़ को अंदर आने दे और बाहर जाने दे। लेकिन सेल्स के अंदर सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है, जैसे गैसों का आदान प्रदान इसी प्रकार होता है। तो वायरस हमारे ज़्यादातर सभी जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं सबके अपवाद वायरस निकले हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इस कोशिका का जो ज्ञान था या अध्ययन था वह स्थिर रहा 18वीं शताब्दी तक। 18वीं शताब्दी तक आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जैसे ही 19वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में कई सारे सुधार हुए, तो रैपिडली कई सारी चीज़ें बढ़ी, उनके ज्ञान में के अध्ययन में विस्तार हुआ। अब विस्तार हुआ तो कुछ खोजें भी हुई। तो खोजों में इस प्रकार कुछ खोजें हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में न्यूक्लियस की खोज की एपिडर्मल सेल में ऑर्चिड प्लांट की। ठीक है, ऑर्चिड प्लांट के एपिडर्मल सेल्स में न्यूक्लियस की
खोज रॉबर्ट हुक ने 1831 में की। और फ्रेंच के एक साइंटिस्ट हैं एफ डुजार्डिन, उन्होंने 1835 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया और उन्होंने नाम दिया उसे सारकोड। जे.ई. पुरकिंजे ने जो सेंट्रल सब्सटेंस पाया जाता है सेल्स के अंदर उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अब सेल थ्योरी हमारी एक साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट H.I. डिट्रोचेट, इन्होंने पहली सेल थ्योरी दी 1824 में। तो इनके मत के अनुसार ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यानी कोशिकाओं से बने होते हैं। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई है। अब इसके अलावा हमारे एक और साइंटिस्ट हैं, जर्मन बॉटनिस्ट हैं, ये एम.जे. स्लाइडन, 1838 में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल प्लांट, कोशिका सभी पौधों की मूलभूत इकाई है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिका के अंदर स्थित केंद्रक से होती है, जिसको उन्होंने साइटोब्लास्ट का नाम दिया। इसके अलावा हमारे एक और जूलॉजिस्ट हैं, जर्मन जूलॉजिस्ट टी स्वान, 1839 में इन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया, ये जंतु शास्त्री थे यानी जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि कोशिका जीव द्रव्य का संगठित रूप है। कैसा रूप है? संगठित रूप है, और सभी जंतुओं की मूलभूत इकाई है। ये हमारे टी स्वान ने कहा। और इन्होंने दूसरा बताया, दूसरा मत क्या दिया? सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल और एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। मतलब एक ही बात है, दोनों सेंटेंस एक ही कह रहे हैं कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी, लेकिन एम.जे. स्लाइडन और टी स्वान ने दोनों ने मिलकर के एक और मत प्रस्तुत किया, दोनों ने मिलकर के दिया। तो उस मत के अनुसार क्या था कि सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑल सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फंडामेंटली सिमिलर। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं मूलभूत रूप से समान ही होती हैं। इसके बाद में अब इसके एक्सेप्शन भी थे। इन्होंने जो थ्योरी दी, इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए, इसके एक्सेप्शन भी निकल के आए, अपवाद भी निकल के आए। तो अपवाद क्या क्या थे? तो पहला हमारा अपवाद क्या है? दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द सेल डिवीजन टेक प्लेस, यानी ये थ्योरी बता नहीं पाती कि सेल डिवीजन किस प्रकार होता है। दूसरा एक्सेप्शन है इनका वायरस, जो कि सब में ही निकल के आते हैं, है ना। सभी थ्योरी को इन्होंने ही रिजेक्ट करवा दिया ज़्यादातर। तो इनके अनुसार वायरस के अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता और न ही इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और वायरस जो बने होते हैं वो केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड भी केवल एक पाया जाता है, डीएनए या आरएनए। तो कोशिकाओं के अंदर तो दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो ये इनके ऊपर ठीक नहीं बैठी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो जो नई सेल जो बन रही थी वो बडिंग ऑफ न्यूक्लियाई से बन रही थी, मतलब जो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी बडिंग के द्वारा बन रहा था इनसाइड द ओल्ड सेल। लेकिन यह बाद में तथ्य गलत सिद्ध हुआ। अब न्यू मॉडर्न थ्योरी दी थी हमारी आर विर्चोव ने 1855 में अपना अध्ययन किया और इस सिद्धांत का विस्तार किया और बताया, क्या बताया कि ऑल लिविंग सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईयर लाइन लिविंग सेल्स। उन्होंने बताया कि सभी जो भी लिविंग सेल्स हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। और ये कैसे बनती हैं? इन्होंने एक लैटिन फ्रेज दिया। लैटिन फ्रेज क्या था? लैटिन फ्रेज था ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, यानी जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। और इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार, कोशिका के जीवन का सेंट्रल इवेंट या सेंट्रल फिनोमेना जो होता है वो सेल डिवीज़न होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है।
तो इन्होंने बताया कोशिका विभाजन को इन्होंने साथ में लेकर के चली। तो कोशिका विभाजन को जब इन्होंने साथ में लिया तो इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन कहा गया। इसके अलावा तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार सभी जीव जंतु यानी ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, कोशिकाओं के बने होते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट, और इसके उत्पादों के बने होते हैं, है ना। तो द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका सीधा सीधा मतलब इन्होंने बताया कि कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इन्होंने बताया कि जो नई सेल होती हैं वो सेल डिवीज़न के द्वारा पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, पुरानी जीवित कोशिकाओं से ही बनती हैं, और इनके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वह डीएनए के अंदर स्टोर रहती है, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रिप्रोडक्शन के द्वारा पहुंच जाती है। और इन्होंने बताया कि बहुकोशिकीय जीवों की सभी कोशिकाएं यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वह मूलभूत रूप से समान होती हैं, लेकिन अलग अलग होती हैं अपनी फिजियोलॉजी में, डिफरेंट होती हैं किसमें, फिजियोलॉजी में। और इन्होंने बताया सेल इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मूलभूत एवं सबसे छोटी इकाई है। और ये सत्य भी है, लेकिन एक्सेप्शन भी थे इस थ्योरी की। तो एक्सेप्शन क्या है मॉडर्न सेल थ्योरी की? तो वायरस, सबसे पहले वायरस आके टपक गया। तो वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है किसका, सेल का, जो कि इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो वायरस इज़ अ रियल एक्सेप्शन टू द थ्योरी, टू द सेल थ्योरी। इस थ्योरी के कौन है एक्सेप्शन? वायरस हैं। इसके अलावा कुछ जीव होती हैं, अकोशिकीय जीव हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, ये भी एक्सेप्शन है इस सेल थ्योरी की, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती बॉडी के अंदर, अलग अलग कोशिकाओं में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं में ही बढ़ती हैं आगे जाके। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी आ गए इसके लिए, जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, इनके अंदर केंद्रक ही नहीं पाया जाता, लेकिन सेल डिवीज़न के लिए तो केंद्रक होना आवश्यक था उस थ्योरी के अनुसार। तो इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? इस सेल थ्योरी के अंदर इन्हें सही से बिठा नहीं पाई, और नहीं बिठा पाई तो फिर एक और एक्सेप्शन निकल आया हमारे। अब एक एक्सेप्शन क्या था? एक में तो न्यूक्लियस नहीं था। अब हमारे जो कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं, राइजोपस, म्यूकर, बाउचीरिया, है ना, इनके अंदर एक से अधिक केंद्रक होते हैं, ये तो और भी अलग बात हो गई। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी आई अब इसके बाद में। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के अनुसार क्या था? तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी हमें मैक्स सोल्ट्ज और ओ हर्डविग ने दी, ठीक है। मैक्स सोल्ट्ज ने सबसे पहले दी 1861 में, फिर इसको डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई किया, डिटेल में पढ़ा, फिर मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने का काम हमारा ओ हर्डविग ने 1892 में किया। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या था? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सेल इज फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक, विच इज सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड हैज़ अ न्यूक्लियाई। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका का निर्माण जीव द्रव्य के एकत्र होने से होता है, जो बाहर से एक कोशिका कला द्वारा घिरा रहता है तथा इसमें केंद्रक होता है। कोशिका कला हमारी सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है। इसके बाद में ऑर्गेनिज्मल थ्योरी आई। अब ऑर्गेनिज्मल थ्योरी किसने दी? ऑर्गेनिज्मल थ्योरी दी सैक ने, जिन्होंने सेल थ्योरी और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दोनों को ही रिप्लेस कर दिया। इन्होंने दिया 1874 में। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या था? तो इस थ्योरी के अनुसार जो हमें किसने दी? ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनका जो शरीर है वो कंटिन्यूस मास से बना है। उनका जो शरीर है कंटिन्यूस मास है, जिसका अपूर्ण विभाजन करके, कैसे विभाजन करके, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चैम्बर फॉर इट्स फंक्शन। इसके कार्य करने के लिए छोटे छोटे चैम्बरों में बांट दिया जाता है,
विच आर कॉल्ड सेल्स, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। द होल ऑर्गेनिज्म फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट। ठीक, संपूर्ण जीव एक यूनिट यानी सिंगल यूनिट के रूप में कार्य करता है। ये हमारी इस थ्योरी के अनुसार बताया गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह थ्योरी वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके भी एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन हमारे सबसे पहले वायरस आते हैं, कुछ एल्गी आती हैं, फंगस आते हैं एंड बैक्टीरियाज आते हैं। इसके बाद में सेल एज अ ऑटोनोमस यूनिट। तो सेल एज एन ऑटोनोमस यूनिट, तो ऑटोनोमस यूनिट क्या होती है, मतलब स्वायत्त इकाई, या फिर कहो कि खुद पर ही डिपेंड हो, किसी और पर डिपेंड ना हो। तो वो जो सेल्स होती हैं यूनिसेलुलर में तो ज़्यादातर अपने खुद पर ही डिपेंडेंट रहती हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंडेंट नहीं रहती। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकती हैं। तो प्रत्येक कोशिका जो होती है, यानी एक सेल जो होती है, कैन कन्वर्ट नॉन लिविंग मैटर इनटू कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर, यानी जो नॉन लिविंग मैटर है उसे लिविंग मैटर में बदलने का कार्य करती है। और प्रत्येक कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ये एनर्जी मिलती है ना भोजन के ऑक्सीकरण से। ठीक है, अब भोजन का ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा सेल के अंदर। अब वो कैसे होता है, उसके द्वारा बनता क्या है, एनर्जी बनती है। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है उनके अंदर, एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में। एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में टेम्पररी रूप से, यानी अनिश्चित रूप से स्टोर रहती है, जो खुद कोशिका इस्तेमाल कर लेती है बाद में आवश्यकता पड़ने पर। और इसका इसका इस्तेमाल होता है बायोसिंथेसिस में। अब किसकी बायोसिंथेसिस में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कोशिकाओं के, उनको बनाने में। तो ग्रोथ के समय पर द सेल मेक न्यू कंपोनेंट्स। ग्रोथ के समय पर कोशिका क्या करती है, नए कंपोनेंट्स को बनाती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में। ठीक है, और रिप्लेस करती है डैमेज सेल को। जो डैमेज सेल होती हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे बाहर निकालने का भी काम करती हैं, जो कि फैगोसाइटोसिस में थोड़ा बहुत मैंने बताया था। इसके बाद में सेल श्वसन कर सकती हैं, यानी रेस्पिरेशन कर सकती हैं, रेस्पायर कर सकती हैं, गैसों का आदान प्रदान कर सकती हैं अपने वातावरण से। ठीक, अब इसके बाद में इनके पास में एबिलिटी होती है डिवीज़न करने की, डिवाइड करने की, फ्रॉम अ डॉटर सेल में बनने की। और इनकी जो डॉटर सेल होती हैं वो इन्हीं की तरह, इनके पास में जेनेटिकली इंफॉर्मेशन सारी कुछ इनके जैसा ही होता है, यानी एक तरह के क्लोन बनाती हैं ये अपने। और इसमें प्रत्येक कोशिका का अपना खुद का जीवन काल होता है, मतलब खुद की एक उम्र होती है इनकी। जैसे कि आरबीसी की कितनी उम्र होती है बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में नीचे। हाँ, 120 दिन। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आती है ऑटोनॉमी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोशिकीय जीवों में तो ऑटोनॉमी अच्छे से पाई जाती है, लेकिन बहुकोशिकीय में नहीं पाई जाती। तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, द सेल हैज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्ट इट सेल्फ टू टेक फूड, यानी खुद के द्वारा वो भोजन ग्रहण कर सकती हैं, रेस्पिरेशन कर सकती हैं, मेटाबॉलिज्म इनका खुद का अलग होता है, एक्सक्रीशन करती हैं किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट का, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, अपने लिए कोई भी पदार्थों का निर्माण कर सकती हैं, मूवमेंट कर सकती हैं खुद की इच्छा से, ग्रोथ हो सकती है इनमें, और रिप्रोडक्शन भी अपने समय के अनुसार कर सकती हैं। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल, ये किसी अन्य कोशिका पर निर्भर नहीं होती किसी भी फंक्शंस के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ के लिए, और किसी भी जानकारी के लिए किसी दूसरी कोशिकाओं पर निर्भर नहीं होती। लेकिन इनके अंदर जो लेबर डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और यह इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी रहती हैं। अब इसके बाद में आता है ऑटोनॉमी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोनॉमी मल्टी सेलुलर में नहीं पाई जाती। तो सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली डू नॉट शो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिकॉज, अब इसके कारण क्या क्या हैं, दीज सेल आर डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर हैं।
क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब वो कैसे, हमारे मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं, यानी एक स्पेशल काम करने के लिए ही बनी होती हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए ही बनी होती हैं। एग्जांपल के लिए जो जनरेटिव सेल्स हैं वो केवल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल हैं, है ना। लिवर सेल हैं वो हेल्पफुल है एक्सक्रीशन के लिए। और और इन कोशिकाओं में लेबर और डिवीजन पाया जाता है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसके आधार पर मतलब एक वैज्ञानिक है, कौन वैज्ञानिक है, डॉगर्टी नाम की। तो डॉगर्टी नाम के वैज्ञानिकों ने बताया इनके न्यूक्लियस के आधार पर कि इनमें न्यूक्लियस उपस्थित है या नहीं है, उसके आधार पर इन्होंने कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया। अब दो भाग कौन कौन से थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं सेल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, चलो अब हम इनके बारे में पता करते हैं कि ये क्या होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक शब्द हमारा मिलकर के बनता है, किससे मिलकर के बनता है, दो शब्दों से मिलकर के बनता है जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रो एंड कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव यानी बहुत प्राचीन या फिर आज्ञ, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, या मतलब सूक्ष्म होती हैं काफ़ी सारी। और दूसरा इनका वो है, सेल आर कंसिडर्ड प्राइमिटिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर यह प्राचीन मानी जाती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल फ्रीली यानी साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होता है, बिखरा रहता है ना। वो भी कैसे, एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इनके अंदर। कैसा डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर। लेकिन हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उनका जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, और इनके डीएनए में कोई हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती, है ना। तो इनका जो न्यूक्लियस कहलाया जाता है वो इनिशियल न्यूक्लियस कहलाया जाता है, लेकिन वो होता नहीं है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो अमाइनो शुगर, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरेमिक एसिड से मिलकर के बनती है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन से। इसके बाद में जो माइक्रोप्लाज्मा होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। जो मैंने बताया था सबसे छोटा जीव है अब तक का खोजी गई कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा की, जो 10 माइक्रोमीटर के अराउंड में होता है। अब इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, जैसे हमारे अंदर अंग पाए जाते हैं वैसे ही सेल के अंदर भी कई सारे उनके कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्गेनल्स कहा जाता है। लेकिन कई सारे ऑर्गेनल्स, कई सारे क्या, ज़्यादातर एक भी ऑर्गेनल्स इनके अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन एक ऑर्गेनल्स पाया जाता है जैसे हम राइबोसोम कहते हैं। इनमें 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा रहता है। इनके अंदर एक मीजोसोम नाम की संरचना पाई जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बढ़ती है, एक्सटेंशन से, ठीक है, इनके विस्तृत होने से बढ़ती है। और मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं जो रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं, और उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं उसी प्रकार के कुछ एंजाइम मीजोसोम्स में भी पाए जाते हैं। अब आती है यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब यूकैरियोटिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यू का मतलब होता है ट्रू और वेल डेवलप्ड, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब जाता है ट्रू होता है यानी सत्य, और कैरियन न्यूक्लियस यानी सत्य केंद्रक पाया जाता है इनके अंदर। और सत्य केंद्रक क्या, यानी आभासी केंद्रक नहीं है, केंद्रक सचमुच में उपस्थित है जिसकी खुद की बाहरी झिल्ली है ना। तो सेल आर कंसिडर्ड टू बी एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यह एडवांस मानी जाती हैं अपने स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर। और इनके अंदर एक सत्य केंद्रक पाया जाता है जो पूरी तरह से डेवलप होता है, और इनके अंदर फुल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक। और ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब
हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो इनके भी बीच की भी एक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम मेसोकैरियोटिक बोलते हैं। अब मेसोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? मेसोकैरियोटिक का भी मतलब आप यही समझ लो कि मेसो का मतलब होता है बिटवीन, या बिटवीन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जो बीच की अवस्था में पाया जाने वाला। तो जो मेसोकैरियोटिक होती हैं, तो मेसोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ यूकैरियोटिक से रखती हैं, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से रखती हैं। अब कैसे? तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, मेसोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूकैरियोटिक के समान होता है, उनके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है और ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो डीएनए होता है, डीएनए लीनियर होने के साथ साथ विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के पाया जाता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर नहीं पाई जाती, और इनके अंदर 18S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जो कि ज़्यादातर जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के अंदर पाया जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन का ना पाया जाना ये प्रोकैरियोटिक से अपना संबंध दर्शाता है, तो ये बीच की अवस्था बताई जाती है। इनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, और इनकी जो कोशिका होती है, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर के बनती है, और इनके अंदर डायनोमाइटोसिस पाया जाता है। ठीक, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को तो मैंने थोड़ा ही बताया, इसका विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।